हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल जी? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कंफर्म करो भाई, आवाज़ क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब ओके? सब परफेक्टली फाइन है जी? कोई समस्या किसी तरीके की? ऑल गुड। चलिए नाइस, आने दीजिए, सबको शुरुआत करते हैं अभी। और बताइए। कुछ नहीं था जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ नहीं था जी। मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सब खैरियत है, सब बढ़िया है। चलो अच्छी बात है, करें फिर शुरुआत। रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं। तो लास्ट में कहाँ थे हम, क्या पढ़ रहे थे? कौन सा टेंस पढ़ा था? सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया था, है ना? सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया। तो ये इनडेफिनेट वाले, मतलब सिंपल वाले जितने भी हैं ये हो चुके हैं। यस सुन लो। अब हम अगली कैटेगरी पे आगे बढ़ेंगे। तो कोई बच्चा आप में से नया है तो बेसिक से ये कोर्स देखे, डे 1 से। आज इस कोर्स की 11वीं क्लास है, मतलब 10 क्लासेस हो चुकी हैं। कहने को 10 क्लासेस हैं, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है। एक बच्चे के माइंड में आ भी सकता है कि 60 क्लासेस हैं सर, पहली 10 मिस हो भी गई तो क्या दिक्कत है। लेकिन भाई ये 10 बस करवा देगी कोर्स में, ठीक है? इम्पोर्टेंट इनको पूरा देखें। चलो, तो शुरुआत करेंगे हम, कुछ सेंटेंसेस थे, चलेगा? शुरुआत करेंगे हम कुछ सेंटेंसेस से, दौड़ेगा? बताओगे पहले क्या गलती है? सेंटेंसेस दिखाने का पर्पस पता है ना आपको पहले क्या होता है? सेंटेंस दिखाने का पर्पस ही यही है कि आप पहले एक बार खुद से ट्राई करो। सीखोगे तो आप सही, बिल्कुल जीरो लेवल से। उससे क्या होता है, बच्चा खुद से ट्राई करता है ना, तो फिर सीखने में भी मजा आता है। अच्छा मैंने ये गलती करी तो इससे कैसे सुधारूं, है ना? क्लियर? आएगी बारी, आरसी की भी आएगी, हर चीज की बारी आएगी। आरसी की भी आएगी, क्लोज टेस्ट की भी आएगी, पैराजम्बल्स की भी आएगी, वक्त के साथ आएगी। अभी टेंसेस चल रहे हैं ना, ठीक है जी? तो ये रहे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस। आप बताइए पहले इसके अंदर देख के कि क्या मिस्टेक है, ठीक है? जल्दी से देखेंगे और मुझे बताएंगे इनके अंदर क्या मिस्टेक है। और अगर समझ में आ रही है तो बताएंगे, लॉजिकली नहीं आ रही तो बोलेंगे नो आइडिया। और अभी इसको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे हम लोग, ठीक है जी? चलो, नो आइडिया, गेट आइडिया, he did not। वेल ट्राइड। ओके, चलो जी। तो कुछ सेंटेंसेस आपने देखे, दो सेंटेंसेस हैं। आई होप कुछ कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं आपको लग रही होगी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। लेकिन वही वाली बात है, एग्जामिनेशन में फीलिंग पे नहीं जा सकते। किस पे चलना पड़ेगा हमें? कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा, ठीक है? फीलिंग का दूसरा नाम क्या है? इंट्यूशन। क्या है जी? इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब हम कभी कभी ऐसा नहीं करते, सर अंदर से आवाज आ रही है, यहाँ फील नहीं आ रही है, यहाँ फील नहीं आ रही है, यहाँ गलती लग रही है, करते नहीं कभी कभी ऐसा? सर यहाँ जच नहीं रहा है, यहाँ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा कभी कभी करते हैं। वो इंट्यूशन है। इसके बेसिस पे नेगेटिव मार्किंग जो है बेसिकली ज्यादा होती है। पॉइंट समझ में आया? जितने बच्चों ने बताया सबने गलत बताया। खैर आओ। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको जो सीखना है उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना? बचपन से क्या होता है? ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट में कंटिन्यू होते हैं, जिसमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज होता है। देखो ये स्ट्रक्चर सुना होगा आपने, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। यस और नो, हाँ ना का जवाब देते रहेंगे। भूल जाते हो आप ये चीज, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन याद नहीं रहता है आपको, है? किसी महान पुरुष ने कहा है कि मोहब्बत दो तरफा होती है, होती है। चलो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ठीक है?
तो पॉइंट ये है कि ये स्ट्रक्चर पहले तोड़ो, स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। तो ये बात आप सबको पता है वैसे कि आई के साथ एम यूज करते हैं, ही शी इट के साथ इज यूज करते हैं, और यू वी दे के साथ आर यूज करते हैं। ये बात तो आपको पता होगी कि आई के साथ एम यूज करते हैं, ही शी इट के साथ इज यूज करते हैं, और यू वी दे के साथ प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं। ये तो बेसिक सी बात है, कोई बात नहीं, नहीं पता थी तो बता दी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होता है? ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो भी मूवमेंट में कंटिन्यू है, तभी तो इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कौन कौन से काम है? जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये काम कंटिन्यू है, हाँ है भाई। तुम पढ़ रहे हो, ये काम कंटिन्यू है, हाँ है। मैंने कहा बाहर जो लड़के हैं हॉकी खेल रहे हैं भाई, तो ये काम कंटिन्यू है, हाँ है भाई। ये बाहर बंदा दिवाली की लाइट्स लगा रहा है, कंटिन्यू है, हाँ है। तो पॉइंट ये, ऐसे एक्शन जो कंटिन्यू होते हैं उसके प्रेजेंट में, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं, इज एम आर प्लस वी वन आई एन जी। क्या तीनों सेंटेंसेस में ये बात इंप्लीमेंट हो रखी है? हो रखी है। आई एम टीचिंग, वी आर स्टडिंग, द बॉयज आर प्लेइंग, यस और नो। आई था तो एम लगाया, वी था तो आर लगाया, प्लूरल था तो आर लगाया। अब इतनी बेसिक बात जान लेने से क्या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं? ये तो बेस है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। अब इस पे जो चीजें आती हैं उसको सीखना है हमने। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये आधार है, इतना तो पता ही होना चाहिए सबको। अब आएगी मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये है कि आपने वर्ब के बारे में सुना होगा कि वर्ब अंग्रेजी भाषा में दो काम करता है, एक्शन भी बताता है और स्टेट भी बताता है। सुनते आ रहे होंगे आप, डे वन से मैं ये चीज बोलता जा रहा हूँ कि वर्ब एक्शन बताता है ना, किसी काम को बताता है, किसी काम के होने को भी बताता है, स्थिति भी बताता है, स्टेट भी बताता है। तो आज एक बात सीखेंगे, जब भी वर्ब एक्शन बताता है तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। जरा कमेंट करके मुझे बता देंगे क्या होती है बेटा? कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है जब भी वर्ब क्या बताता है? एक्शन बताता है। जब भी वर्ब स्टेट बताता है तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। देखो, जिनसे कमेंट किया जाए वो करें, जिनके पास लैपटॉप है, फोन वाले ना करें, दिक्कत होती है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, क्लियर। अभी पॉइंट ये है कि जब भी वर्ब एक्शन बताता है तो फिजिकल एक्टिविटी होती है, और स्टेट बताता है तो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। अभी आप सेंटेंस देखें, ये वाला, पहले तो ये वाला, ठीक है। इसमें लिखा हुआ आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्या एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब है? सवाल पहला। हाँ जी है। प्ले मेन वर्ब है तो प्ले क्या यहाँ पे एक्शन वर्ब है, एक्शन बता रहा है? हाँ जी। कैसे? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो खेलने के लिए लप्पा लगाना पड़ेगा, बल्ला घुमाना पड़ेगा, बॉल फेंकनी पड़ेगी, कैच करना पड़ेगा, फील्डिंग हो रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। तो प्ले जो यहाँ पे वर्ब है वो एक्शन वर्ब भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इधर आ जाऊं, शी इज ऑनिंग अ वेस्पा। वेस्पा बेसिकली एक स्कूटी का नाम है, आप यहाँ पे एक्टिवा भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शी इज ऑनिंग अ वेस्पा या शी इज ऑनिंग एन एक्टिवा। एक्टिवा लिखोगे तो एन करना पड़ेगा, या स्कूटी लिख लो आप, चलो स्कूटी ज्यादा बेटर रहेगा। शी इज ऑनिंग अ स्कूटी, ठीक है। अब अगर मैं इस सेंटेंस का मीनिंग पूछूंगा ना, बच्चे जनरली ये मीनिंग देते हैं उसके पास एक स्कूटी हो रही है। नहीं समझे? क्योंकि हम बचपन से ये बात रटते हुए आते हैं कि इज एम आर के बाद जब आईएनजी आता है तो उसका मतलब होता है रहा है, रहे हैं, रही है। पढ़ते हैं ना, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना। माली पौधों को पानी दे रहा है ना, वो ये काम कर रहा है, पढ़ते आते हैं। तो जब बच्चों को ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि उसके पास एक स्कूटी हो रही है, ये कोई बात बनी? उसके पास एक स्कूटी हो रही है, ऐसा बोलना था हमें, उसके पास एक स्कूटी है। क्या बोलना था? उसके पास एक स्कूटी है। कहने का मतलब इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, ऑनिंग यहाँ पे मेन वर्ब थी, लेकिन ये जो मेन वर्ब है यहाँ पे एक्शन नहीं डिनोट करती है, यहाँ ये इंफॉर्मेशन देती है कि उसके पास या तो स्कूटी है या तो नहीं है, हो रही है कि कोई सेंस नहीं है। तो जब वर्ब स्टेट का सेंस दे, स्टेट वर्ब हो, इंफॉर्मेशन का सेंस दे, तो उसके अंदर हम कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो सर फिर अगर ये टेंस यूज नहीं होता तो कौन सा टेंस यूज होता है? तो बच्चे वहां पे यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो इसको सही करो फिर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आता है? नहीं। आईएनजी आता है?
नहीं, शी सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे, करेंगे। और वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएंगे? एस या ई एस लगाकर। क्या बोलेंगे? शी ओन्स अ स्कूटी, शी ओन्स अ वेस्पा, उसके पास एक स्कूटी है। क्योंकि जो ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, ये स्टेट वर्ब में ना यूज होके एक्शन वाले में यूज होता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्शन वर्ब में आप लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो, लेकिन इंफॉर्मेशन वाली जगह पे हम लोग यूज नहीं करते हैं। एक्शन वाली जगह पे जैसे कि आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम डांसिंग, आई एम टीचिंग, आई एम राइटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम सिंगिंग, समझ रहे हो ना? ये सब क्या है? एक्शन ही तो हो रहे हैं। सिमिलरली नीचे आओ, मैंने कहा दे आर गोइंग टू मनाली टू नाइट। बताओ इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आर है, मेन वर्ब ये है। गो का मतलब जाना, जाना मतलब फिजिकल एक्टिविटी। तो क्या इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। तो ये इज एम आर है और उसके बाद वी वन आई एन जी आया हुआ है, ठीक है। लेकिन वहीं मैं बोलूँ कि ही इज नोइंग मी, वो मुझे जान रहा है, कोई बात बनी? वो मुझे जान, भाई ऐसा क्या है तेरे अंदर भाई? है इतनी कौन सी राज की बात है तेरे अंदर? वो तुझे जान रहा है, गलत हो गया ना? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे हमें एक्शन नहीं डिनोट करना, हमें इंफॉर्मेशन देनी है। बोलना ये था कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जान, आइदर ही नोज मी और ही डजंट नो मी। जानता है या तो नहीं जानता है, जान रहा है कोई बात नहीं है। तो स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, नहीं आता तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ही नोज मी कर दोगे, क्योंकि ही सिंगुलर था। सिमिलरली अगर मैं आपको एक सेंटेंस और बोलूं, मैं बोलूं आई एम लविंग यू, क्या ये बात सही मिलेगी आपको? आई एम लविंग यू गलत मिलेगी। क्यों? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। ये कैसा प्यार है भाई? हमें भी सिखाओ, हमें भी करना है। आई एम लविंग यू है, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं और रुक ही नहीं रहा भाई। तो ये चीज गलत है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, या तो करता हूं या तो नहीं करता हूं। कर रहा हूं ये एक्शन में नहीं जाते हैं हमेशा, बोलने में हमको लगता है लेकिन है नहीं बेटा। तो स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। हम हमेशा क्या बोलते हैं? आइदर आई लव यू और आई डू नॉट लव यू, यही बोलते हैं ना, ये यही बोला जाता है। मैंने कहा शी इज हेटिंग मी, वो मुझसे नफरत कर रही है। कोई सेंस बनी इस बात की? लेकिन हम लोग रट लेते हैं भाई, इज एम आर के साथ आई एन जी लगाओ तो रहा है, रहे है। ऐसा थोड़ी है भाई। स्टेट वर्ब में थोड़ी लगा दो कि शी हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करती है, दिल तोड़ा है उसका, है ना? काश बनाने वाले ने दिल शीशे का बनाया होता, कम से कम तोड़ने वालों के हाथों पे निशा तो आया होता। तो शी इज हेटिंग मी, शायद इसलिए वो हमसे नफरत कर रही है, ये अंदाज उनका चलता आ रहा है? चलो खैर, अभी मुद्दा ये है कि आप सबको समझ में आ गया है कि हम स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब इज एम आर के साथ वी वन आई एन जी ये यूज नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये। अभी ये पूरा 15 20 30 मिनट और चलेगा, तो अभी जितने भी आपको डाउट आ रहे हैं मन में रखो, अब आपके सारे डाउट अभी सॉल्व होंगे। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी तो टॉपिक का बेस बताया मैंने। अभी एग्जाम ओरिएंटेड बात और उनके सेंटेंसेस और उनकी प्रैक्टिस करवा के पूछूंगा कोई डाउट है कि नहीं है, तो अभी शांति से सुनो भाई, ठीक है? तो अभी मेरा पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। इतना समझ में आ गया सबको? आ गया। लेकिन क्या आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है? तो मैं पूछूंगा क्या? आप कहोगे सर ये जो सेंटेंसेस आपने दिखाए ये तो बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस थे, तो यहाँ तो हम कर करके देख रहे थे कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ ये गलत होता है, मैं उससे प्यार करता हूँ ये सही होता है ना? पीछे जैसे हमने देखा कि ही इज नोइंग मी, वो मुझे जान रहा है ना? वो मुझे जान रहा है ये गलत होता है, वो मुझे जानता है ये सही होता है। ये तो हम कर करके देख रहे हैं, बोल बोल के देख रहे हैं, हिंदी निकाल निकाल के देख रहे हैं। लेकिन आपने तो मना किया था, आपने तो कहा था ऐसे नहीं करना है। और अगर चलो कर भी लें तो एग्जामिनेशन में तो सेंटेंस बड़े भी आएंगे तो छोटे हैं। चलो 1% के लिए हम मीनिंग से कर भी लें तो एग्जामिनेशन में तो बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे। तो वहां हम ये थोड़ी करते रहेंगे कर रहा हूँ ये गलत है, करता हूँ ये सही है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस में जो वर्ब लिखी हुई है वो स्टेट वर्ब ही है? क्योंकि तभी तो उसमें से हम कॉन्टिन्यूस टेंस हटा के सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे। हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा उसको पहचानने के लिए आपको स्टेट वर्ब की लिस्ट ही देखनी पड़ेगी कि स्टेट वर्ब कौन कौन सी होती है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया?
वैसे तो कम से कम स्टेट वर्ब्स होती है 800 से 900, सारी याद करनी है, सारी याद करनी है, ना करनी है ना कर सकते हो, ठीक है। हमें पढ़नी है बस एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड भी 4-5 है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए 15-20 लिख दिए हैं ताकि आपके पास एक्स्ट्रा रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी स्टेट वर्ब लिखी है जो सिर्फ बैंक एग्जामिनेशन में ना आके हर जगह आई है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आई है। आया पॉइंट समझ में? क्योंकि अगर बैंक एग्जामिनेशन की बात करूंगा तो दो चार ही हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर मान लो उनके अलावा कहीं से और आगे तो क्या करेंगे? तो हमने क्या किया कि जहां जहां पे भी स्टेट वर्ब से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें जो जो स्टेट वर्ब यूज हुई है सब डाल दी, ताकि कल को अगर थोड़ा सा सिलेबस से बाहर, मतलब क्योंकि इंग्लिश में कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा पूछ भी ले दूसरी जगह से तो हमें पता हो एटलीस्ट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जितनी भी आपके सामने ये स्टेट वर्ब्स लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमें 2 स्टेप तो आगे चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा। 900 याद नहीं कर सकते तो 2-4 भी नहीं कर सकते कि 2-4 के भरोसे चलेंगे बस ये 4 इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लो, ऐसा भी नहीं कर सकते। फिर तो ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो जाएगा, फिर तो ऐसा हो जाएगा भाई ना आया तो उसमें से फिर पगला जाओगे फिर तो, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे आपको 2 कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना, ऐसा कुछ 2 कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं। एक्चुअल में जी जितनी भी वर्ब्स हैं ये सारी की सारी स्टेट वर्ब्स है बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ये एक्सेप्शंस वाली भी स्टेट वर्ब है। अगर ये सभी स्टेट वर्ब्स है, ध्यान समझना, अगर ये सभी स्टेट वर्ब्स है तो क्या ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन देने का काम करेगी? करेंगी। क्या इनमें से किसी में भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। अगर आप यूज करते हो तो वो गलत यूज करते हो, ध्यान रखना, गलत अंग्रेजी होती है वो, अगर आपने सुना भी है तो। कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। कौन सा आता है? सिंपल प्रेजेंट। यहां तक तो कहानी सबको क्लियर थी। लेकिन सर ये अलग से एक्सेप्शन क्यों लिखे हुए हैं नीचे? ये बात समझ में नहीं आई। ये बात तो समझ में आ गई कि सारी की सारी स्टेट वर्ब्स हैं और किसी में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, सब में प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल वाला। अब समझो एक्सेप्शन अलग क्यों है, ध्यान से समझना, ठीक है, शब्दों को सुनना। देखो वैसे तो सारी की सारी स्टेट वर्ब्स हैं, लेकिन ये जो नीचे लिखी हुई स्टेट वर्ब्स है ना, ये स्टेट वर्ब्स ऐसी हैं जो कभी कभी अपने साथ कॉन्टिन्यूस टेंस ले भी लेती है, नीचे वाली सिर्फ। सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, थिंक और हैव, ये कुछ स्टेट वर्ब्स ऐसी हैं जो कभी कभी कॉन्टिन्यू, वैसे तो नहीं लेती है लेकिन कभी कभी ले भी लेती है। तो आप बोलोगे सर अभी आप कह रहे हो कि नहीं लेती है, फिर कह रहे हो कभी कभी ले भी लेती है, तो कुछ कंडीशन तो होगी वहां पे कि जब स्टेट वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस लेके आ रही है नीचे वाली, हाँ भाई कंडीशन है। देखो वैसे तो इनमें से किसी के साथ भी नहीं आता, अगर इनके साथ आपको कभी कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है तो उस केस में इनका जो रियल मीनिंग होता है वो मीनिंग ना रह के मीनिंग ही बदल जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लव से लेकर हैव तक सारी स्टेट वर्ब है, किसी में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है, लेकिन इनमें कभी कभी आ भी जाता है। ऑल्दो इनमें भी नहीं आता लेकिन कभी कभी आ भी जाता है। तो जब भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस लगाओगे तो जो इनका एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो मीनिंग ना रह के फिर मीनिंग ही बदल जाएगा। अब ये बात आएगी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल देके मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो ऊपर लिखी हुई है इनमें तो किसी कंडीशन में नहीं आता ना, इनमें तो किसी कंडीशन में कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होता है। नीचे वाली में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसकी बात हम अलग से करेंगे, लेकिन ऊपर वाले में तो कभी भी नहीं आता। तो लिखा हुआ दिखाई दे तो हमेशा क्या होगा? गलत होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं बिलीव का, मैंने कहा शी इज बिलीविंग इन गॉड, है ना, शी इज बिलीविंग इन गॉड, क्या ये सही है? तो आप बोलोगे गलत है। कैसे? इज बिलीविंग इन गॉड, इज आईएनजी नहीं आ सकता, क्या बोलेंगे? शी बिलीव्स इन गॉड, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। मैंने कहा आई एम एग्रीइंग विद यू, कोई बात बनी है? आई एम एग्रीइंग विद यू, गलत हो गया ना, आईएनजी हटाओ, एम हटाओ, आई एग्री विद यू। जैसे कि कंटेनिंग वाला, ठीक है, दिस पैकेट इज कंटेनिंग 10 पेन्स, सही है ये? गलत हो गया भाई। इनमें कभी भी नहीं लगता, आपको याद करना पड़ेगा, इनको प्रैक्टिस के साथ अपने आप याद हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो क्या आप सबको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं कि ऊपर वाली जो है उनमें तो किसी कंडीशन में नहीं आ सकता,
कॉन्टिन्यूस टेंस, आईएनजी नहीं बोला है मैंने, कॉन्टिन्यूस टेंस बोला। कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या मतलब होता है? पूरा इज एम आर के साथ आईएनजी, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं यूज हो सकता। ठीक है भाई। अब आते हैं नीचे वाले शब्दों पे। आज हाँ, ऑनिंग में भी नहीं हो सकता, अभी ऑन बताया तो था मैंने, वेस्पा वाला एग्जांपल नहीं दिया था। चलो, तो अभी आप नीचे वाले वर्ड्स देखो पहले, सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, थिंक और हैव। मैंने क्या कहा? इनके साथ वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, और होता है तो क्या होता है फिर? मीनिंग चेंज होता है ना। अब वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं। ये सी, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, ये क्या है? क्यों इनके साथ ऐसा होता है? हाँ, विशिंग के साथ भी नहीं होता। आप नॉर्मल बोलते हो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, क्या बोलते हो आप? विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, विशिंग यू। ये कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है? कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है बेटा उसके पहले इज एम आर बी आना, ये कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ऐसे कोई भी आईएनजी शब्द लगा दे, अंडरस्टैंड के साथ भी नहीं होता। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअली एक एक शब्द के बारे में पूछ रहे हैं। सर विश के साथ, सर अंडरस्टैंड के साथ। अच्छा, अंडरस्टैंड इसमें लिखा नहीं है क्या? कोई बात नहीं, एक वर्ड और ऐड कर लो, अंडरस्टैंड भी याद कर लो, उसके साथ भी नहीं होता। भाई जब सारे लिस्ट में लिख दिए तो मतलब सबके साथ नहीं होता होगा ना। कोई इंडिविजुअल जो आपने सुना है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सही है। चलो, सी के साथ बातें समझते हैं। क्या सी एक स्टेट वर्ब है? पहला सवाल। सी एक स्टेट वर्ब है? क्या इसके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या कभी कभी आ भी जाता है? तो कंडीशन क्या है? मीनिंग बदल जाएगा। आओ भाई समझेंगे। सी का रियल मीनिंग क्या होता है, जरा मुझे बताओ जल्दी से। सी का रियल मीनिंग क्या होता है? देखना। उस केस में ये कौन सी वर्ब है? स्टेट वर्ब है। कौन सा टेंस यूज नहीं होगा? कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन मैंने कहा इसके अंदर कभी कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आ भी जाता है, इसके पहले आप इज एम आर लिख के आईएनजी फॉर्म लगा भी सकते हो। कंडीशन क्या है? मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जब इसके अंदर कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो इसका मतलब हो जाता है मिलना, तब देखना नहीं होता है इसका मतलब, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं कर पाओगे। माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। तो मेरे पिताजी देख रहे हैं या मिल रहे हैं कि तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो? तो मीनिंग देखना पड़ेगा, बिना मीनिंग के नहीं हो पाएगा ये वाले पॉइंट्स। तो मेरे पिताजी मिल रहे हैं, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, बात बनी। मेरे पिताजी देख रहे हैं भाई, सब दिख रहा है, तुम ढंग से नहीं कर रहे हो, तो भैया यहाँ देखने की बात हुई। तो जब देखने की बात होती है तो इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आता है कि नहीं आता? नहीं आता है। तो इज हटाओ, आईएनजी हटाओ, माय फादर सिंगुलर है तो सीज को सिंगुलर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे हिंदी निकाल के नहीं करना है। स्टेट वर्ब अगर, क्योंकि अगर आप हिंदी निकालोगे, एक बात बताओ चलो, क्या हिंदी सही नहीं है इसकी फिर? नहीं समझे? माय फादर इज सीइंग दैट, मेरे पिताजी देख रहे हैं तुम अपना काम नहीं कर रहे, हिंदी तो निकल रही है। तो जब हिंदी निकलती है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि सेंटेंस सही हो गया। नहीं समझे मेरी बात? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी जाना है आपको। अगर मीनिंग देख रहे हो तो सिर्फ इकलौता मीनिंग नहीं देखना है, उसके साथ साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने वो कल एग्जांपल दिया था ना, आई किल्ड माई सेल्फ वाला, याद है? कि आप ग्रामर तो देख ही रहे हो, मीनिंग भी तो देख रहे हो, तभी अंग्रेजी बनेगी। ऐसे इकलौती एक चीज को नहीं देखना है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। सिमिलरली अगला सेंटेंस है, ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम। वो मुझे देख रहा है अपनी तरफ आते हुए, मुझे मिल रहा है अपनी तरफ आते हुए। देख रहा है भाई, देख रहा है कि वो आ रहा है मेरी तरफ आ रहा है। तो फिर से देखना, देखने में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता तो आपने सीज कर दिया, ही सिंगुलर था। प्लूरल होता तो खाली सी कर देते। लेकिन जैसे ही आपने ये सेंटेंस देखा, इसमें देखा आई एम सीइंग द चीफ मिनिस्टर टुमारो, मैं चीफ मिनिस्टर को कल देख रहा हूँ, कोई बात बनी? कोई बात नहीं बनी। मैं चीफ मिनिस्टर को कल मिल रहा हूँ भाई, मीटिंग है मेरी उसके साथ। तो क्या यहाँ पे इज एम आर के साथ आईएनजी सीइंग ठीक है? ठीक है, यहाँ पे, यहाँ एकदम ठीक है, क्योंकि यहाँ सीइंग मीटिंग की बात कर रहा है, उसका मतलब देखना है ही नहीं। आई होप मेरा पॉइंट समझ में गया। सी ऑफ करना नहीं, सी ऑफ करना तो टाटा बाय बाय करना होता है, मिलने की बात हो रही है। सी ऑफ अलग चीज है, वो फ्रेजल वर्ब है। अभी आप ऑफ लगा के उसको मीनिंग अलग दिशा में मत लेके जाओ, इंडिविजुअल वर्ड को समझो बेटा पहले, है ना। अभी आपको सबको ये बात समझ में आई, फिर वन बाय वन सारे शब्दों को देखें कि हेयर में जब
एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है, और जब आईएनजी आता है मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो क्या मीनिंग होता है, ऐसे अपीयर का। इन सब से ना क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, जितने भी एक्सेप्शंस है, तो इसलिए आपको वन बाय वन सबके बारे में बात करनी ही पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है और ये। चलो, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछूं? ये सेंटेंस में क्या गलती है? वेरी गुड, शाबाश। ऑन सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही चोर जो है भाग गए। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ के आए कि सी का मतलब जब देखना होता है तो वो एक स्टेट वर्ब होता है, उसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं करते, है ना? यही पढ़ के आए ना? और यहाँ पे इसका मतलब देखना है भी, तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से भी आईएनजी हटा रहे हैं। भाई, आप शब्दों के चुनाव पे नहीं गए। मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, और कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है इज एम आर के साथ आई एन जी, ये तो यहाँ पे तो है ही नहीं, सिर्फ आई एन जी है, तो मतलब यहाँ स्टेट वर्ब की तरह ये यूज ही नहीं हुआ है। तो जब यूज ही नहीं हुआ है तो गलत कैसे कर दोगे, ये सही है। मीनिंग देखना है बावजूद उसके सही है, क्यों? क्योंकि स्टेट वर्ब, हम वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब्स की, ध्यान समझना, वर्ब के लिए फिर वो इज एम आर और आई एन जी कंप्लीट होना चाहिए। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आया। जैसे बाकी पीछे वाले सेंटेंसेस में देखो आप, कि देखना तो है लेकिन इज एम आर भी है, देखना तो है लेकिन इज एम आर भी है, कंडीशन भी तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना। या सिर्फ एक ही बात को इम्प्लीमेंट कर दोगे, चारों तरफ से वो एप्लीकेबल होना चाहिए लॉजिक अगर हो रहा है तो, है ना? और यहाँ पे अब सीन का मतलब मिलना भी नहीं है, देखना ही है। ऐसा थोड़ी बोलेंगे पुलिस को मिलते ही चोर भाग गए, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे वर्ब अगर नहीं है तो फिर ये क्या है, यहाँ पे अगर ये वर्ब ही नहीं है तो ये क्या है? तो आप भूल गए ओन अंग्रेजी भाषा में क्या होते हैं, प्रेपो, और प्रेपो के बाद क्या होते हैं, प्रेपो के ऑब्जेक्ट। तो ये V1 ING ना यहाँ पे नाउन का काम कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। सर V1 ING नाउन भी होती है? हाँ, आगे चल के पढ़ेंगे, जेरेंड बोलते हैं इसे, आगे चल के पढ़ेंगे इसे। लेकिन अभी इतनी बात आप सबको क्लियर है कि ये वर्ब नहीं है। सर मैं कैसे पहचानूंगा? अरे इज एम आर नहीं है, अगर ये वर्ब होता तो इसका सब्जेक्ट भी होता, साथ में सब्जेक्ट भी नहीं लिखा हुआ है, ना ही सब्जेक्ट थे, वर्ब कैसे हो सकती है? और बिना इज एम आर के कभी आईएनजी फॉर्म वर्ब बन के आ सकती है क्या? वैसे पूछ रहा हूँ। आई गोइंग देयर कोई चीज होती है क्या? आई ईटिंग फूड कोई चीज होती है क्या? बिना इज एम आर के आप वर्ब कैसे बना सकते हो? तो मतलब ये वर्ब नहीं है, कुछ हो रही है। अब ये क्या है, इसकी बारीकियां आगे चल के जानेंगे जब वर्ब चैप्टर आएगा, लेकिन इतना तो पता लग रहा है ना कि नहीं है ये। हेयर, क्या हेयर एक स्टेट वर्ब है? हाँ जी। इसका रियल मीनिंग क्या होता है? सुनना, बोलेंगे जरा, सुनना। लेकिन क्या ये उन शब्दों में से, अच्छा स्टेट वर्ब है तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, पहला पॉइंट। लेकिन ये उस लिस्ट में से है जिसमें आ भी सकता है कॉन्टिन्यूस टेंस। कंडीशन क्या होता है? मीनिंग बदल जाता है, तो तब इसका मतलब होता है सुनवाई करना। अब मैंने बोला शी इज हेयरिंग अ नॉइज, आप हिंदी निकालो, एकदम जचेगा कि वो आवाज सुन रही है। फिर वही बात, हिंदी निकाल लिया लेकिन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट तो अधूरा रह गया ना, कि भाई हेयर तो स्टेट वर्ब है, जब सुनने की बात करता है तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है, सिंपल बोलेंगे शी हेयर्स अ नॉइज। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ। माय फादर इज हेयरिंग दैट यू आर गोइंग टू शिमला, मेरे पिताजी सुन रहे हैं तुम लंदन जा रहे हो या शिमला जा रहे हो, सुनने की बात हो रही है ना, तो इज एम आर और आईएनजी नहीं आ सकता स्टेट वर्ब में कभी भी। माय फादर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू शिमला, ये ग्रामेटिकल राइट स्ट्रक्चर है। मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, सारी गड़बड़ पता कब होती है? बस जब हमने बचपन में वो सीखे हैं टेंस, उस तरीके से होती है वो। बस इज एम आर के साथ आईएनजी का मतलब हमने सीख लिया है कि रहा है, रहे है, रही होता है, तो बस वो मन में जब बैठ जाती है ना बात, तो बच्चे की आदत ही यही होती है कि पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। उसने सीखा ही इस तरीके से होता है, तो उसकी आदत होती है, तो उसको जब नई बात कोई बताई जाती है ना, हजम नहीं होती है।
ये जो नए कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में हल्का सा टाइम लगेगा। कुछ बच्चे ओपन माइंडेड है, उनको दिख रहा है कि बार बार नई चीजें आ रही हैं, बार बार नई चीजें आ रही हैं, तो हमें एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि हाँ यार ये अलग कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चों को वक्त लगता है डाइजेस्ट करने में, है ना। तो कोई बात नहीं। जैसे आपने ये सीखा कि V2 जरूरी नहीं कि हमेशा पास्ट की बात करे। देखा था इट इज टाइम वाले स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ तो पास्ट की बात नहीं कर रहा था, लेकिन हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि भाई V2 हमेशा पास्ट की बात करता है ना। हमने फिर ये भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो, कि भाई फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं, लेकिन हम तो यही सोचते थे कि फ्यूचर के लिए तो विल शैल ही यूज होता है। हमने ये भी देखा प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है। बात आई समझ में। अब पास्ट की हैबिट के लिए हम V1 यूज करते हैं, हमें तो यही लगता था कि पास्ट के लिए हमेशा V2 आता है, ये तो V1 का भी यूज हो रखा है पास्ट की हैबिट के लिए। तो ये चीजें जो है, वही वाली बात है, आपको नॉर्मल चीजों से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, समझनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। तो अच्छी बात है अगर आप लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। नए बच्चे, पुराने बच्चे जो रिवाइज कर रहे हैं उनको तो करनी ही पड़ेगी भाई, है ना। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस आप देखेंगे, उसने बोला द जज इज हेयरिंग अ केस टुडे, क्या यहाँ पे इज हेयरिंग एकदम सही है? हाँ जी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेयर का मतलब सुनना है ही नहीं। वो कह रहा है कि जज इस केस को आज सुनेगा, उसकी सुनवाई करेगा, मतलब तो सुनवाई करने की बात है तो कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा एक सेंटेंस बोल दूं जैसा मैंने पहले लिखा था, ऑन हेयरिंग द सायरन या पुलिस सायरन द थीव्स रैन अवे, दोबारा से ऐसा ही कुछ। अब ये सेंटेंस सही है? एक मिनट रुको। कैसे सही है भाई? अभी क्यों सही है भाई? ये इसलिए सही है क्योंकि ये वर्ब नहीं है। भले ही यहाँ पे इसका मतलब सुनना है कि सायरन सुनते ही जो चोर हैं वो भाग गए, पुलिस का सायरन सुनते ही, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब नहीं है। मुझे कैसे पता लगा? अगर V1 ING कभी वर्ब होती है ना, तो उससे पहले इज एम आर आना जरूरी है, या हैज हैव बीन आना जरूर, कोई और हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के V1 ING कभी वर्ब नहीं होती है। तो सर क्या है ये? ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ये V1 ING भी अंग्रेजी भाषा में नाउन का काम करती है, जिसे जेरेंट कहते हैं। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि ये वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो ING यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज हुआ है यहाँ पे। बस बच्चे रट लेते हैं, सर ने कहा था हेयर का मतलब सुनना होता है, सुनना आ जाए तो कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, तो बच्चे यहाँ से हटा देते हैं। ये देखते नहीं कि कॉन्टिन्यूस तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो रटना नहीं है। समझदार हो आप लोग, है ना। चलो अच्छी बात है कि आप लोग एक दो बारी में ही चीजें समझ पा रहे हो, वरना मैं लिटरली बताऊं कभी कभी तो इस वाले पॉइंट्स को मुझे 3-4 बार इलेबोरेट करना पड़ता है, तब जाके पल्ले पड़ता है। तो मतलब मैं सच बताऊं तो आप रिलेटिवली इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब ज्यादा हवा में नहीं आना है। ओ सर, अब तो बैंक पेपर नहीं भी निकालेंगे ना, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, शादी नहीं होगी दौड़ेगा सर, बस हो गया, बस तृप्त हो गया हम आज ही है। जिंदगी में कोई तो कर दे हमें, कोई तो कह दे, कोई तो तारीफ कर दे, है। नहीं लिटरली यार, देखो कहने की बात नहीं है, हो, है। चलो चले आगे। हाँ, मेंस का मौका लगाना आज जाके चल, टेस्ट का तुमने मान लिया क्या सच में? मान लिया क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं मानना तो पड़ेगा ही भाई नहीं नहीं, आओ हो यार हो। टेस्ट का रियल मीनिंग क्या होता है? अब अगर कोई पपलू वाली बातें की ना तुमने, तुम अपनी इज्जत खुद गिराओगे, ठीक है। कुछ उल्टा पुल्टा सवाल पूछा तो अपनी बेइज्जती खुद है। टेस्ट का रियल मीनिंग क्या होता है? कुछ कह रहे हैं स्वाद होता है, अच्छा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। टेस्ट का रियल मीनिंग होता है स्वाद, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, ठीक है, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, ठीक है। ये कौन सी वर्ब होती है? कौन सी वर्ब होती है? स्टेट वर्ब होती है। इसमें कौन सा टेंस नहीं आता है? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन क्या इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ भी सकता है? एक्सेप्शन में थी, एक्सेप्शन में थी, हाँ जी थी। तो मीनिंग बदलेगा? बदलेगा। जब आता है तो इसका मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को टेस्ट करना। इसका हिंदी में मीनिंग होता है चखना,
ठीक है, जब जब ये पॉइंट आता है फिर मुझे दूसरा पॉइंट भी ध्यान आता है। ये चखना है या चखना है? हाँ बताओ। चखना, हड़ा अलग वाला होता है, ये ना वाला है, चखना, टेस्ट करना किसी चीज को, है ना। हाँ, तेरे प्यार का रस जरा चखना, वो वाला चखना, वो मखना। चलो, तो अभी दोनों के मीनिंग समझते हैं हम एक बार, ठीक है। द स्ट्यू इज टेस्टिंग फैंटास्टिक। ये स्ट्यू क्या है? स्ट्यू बेसिकली सूप होता है, सूप को बोलते हैं। ये मिक्स सूप होता है, एक टोमेटो होता है ना, चने का सूप होता है, ये मिक्स सूप है, मिक्स सब्जी का। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि स्ट्यू है, फैंटास्टिक चख रहा है, कोई बात बन रही है? जो सूप है उसका जो टेस्ट है वो फैंटास्टिक है। स्वाद की बात करनी है, फ्लेवर बताना है भाई आपको यहाँ पे, ना कि वो खुद किसी चीज को टेस्ट कर सकता है। तो जब फ्लेवर बताना है तो उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, इजमर हटाया, आईएनजी हटाया, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर कर दिया। लेकिन मैं नीचे बोल रहा हूँ कि वो जो है टेस्ट कर रहा है फूड को, ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है। तो क्या यहाँ पे आप टेस्टिंग का मतलब अब स्वाद थोड़ी है, अब यहाँ चखना है, जानबूझ के किसी चीज को उठा के टेस्ट करना ताकि स्वाद का पता लगाया जा सके। तो ही इज टेस्टिंग द फूड, है ना। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बोलूँ कि माई वाइफ इज टेस्टिंग माई ब्लड, ओह सॉरी सॉरी, ये नहीं करते हैं। माई वाइफ इज टेस्टिंग द डिश। अब बताओ यहाँ पे ये ठीक है? इसमें कोई दिक्कत किसी तरीके की? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इज एम आर के साथ आईएनजी आ सकता है क्योंकि डिश को वो टेस्ट कर रही है। आई होप पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत किसी तरीके की? चलो जी, अगले वाला जो है आपके सामने, स्मेल। स्मेल बताएंगे जल्दी से, स्मेल का रियल मीनिंग क्या होता है? महकना और सूंघना। सूंघना होता है कि महकना होता है? क्या होता है? सुगंध। बहुत बढ़िया। ये देखो, बेसिक शब्द के मीनिंग नहीं बता पा रहे हैं, इनको बैंक में जाके नोट गिनने हैं और नोटों की गड्डी चाहिए इनको, है। चलो कोई बात नहीं, वहां जाके गलती तो नहीं कर दोगे? किसी ने दिया लाख रुपए, आपने कम गिन दिए हैं? चलो, स्मेल। स्मेल का जो रियल मीनिंग होता है, रियल मीनिंग वो है महकना। कुछ लोग सुगंध कह रहे हैं और सूंघना कह रहे हैं। पहली बात तो देखो, एक ही जो शब्द होता है ना अंग्रेजी भाषा में कई तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। एक शब्द अंग्रेजी भाषा में कई तरीके से काम कर सकता है, क्लियर। एक शब्द नाउन भी हो सकता है, एक शब्द, वही शब्द वर्ब भी हो सकता है, वही शब्द आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है। इतना पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? चैप्टर कौन सा है? टेंस। उसके अंदर टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? उसमें टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और उसमें कौन सा पढ़ रहे हैं? स्टेट, स्टेट वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स। ये बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। तो जब स्मेल वर्ब होता है ना, वर्ब, वर्ब होता है, तब उसका मतलब होता है महकना। लेकिन जब आप सुगंध बता रहे हो ना, इसका मतलब सुगंध, जो उस केस में वो नाउन होता है। अभी नाउन चैप्टर आएगा तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। उस केस में वो नाउन होता है, क्लियर। तो अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं। जब स्मेल वर्ब होता है, एक्शन या स्टेट की तरह में यूज हो, तो उसका पहला मीनिंग स्टेट की तरीके से यूज हो तो महकना होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आता भी है जब ये एक्शन डिनोट करता है, और तब इसका मीनिंग बदल जाता है, क्या हो जाता है? सूंघना। जैसे पिछले में जानबूझकर किसी चीज को टेस्ट करना था, अब जानबूझ के किसी चीज को सूंघना, क्लियर। जैसे गुलाब उठाया और आप उसको सूंघ रहे हो, तो ये एक्शन कर दिया ना, आपने एक्शन कर दिया, इसलिए कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रहे हैं उसके अंदर। और ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूस टेंस हटा रहे हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है ये, ठीक है। मैंने कहा यू आर स्मेलिंग नाइस है, यू आर स्मेलिंग नाइस, क्या मैं बोल सकता हूँ तुम अच्छा सूंघ रहे हो? कुत्ते हो क्या, सूंघ रहे हो? कैसे सूंघ सकते हैं भाई? यू आर स्मेलिंग नाइस, हमें ये बोलना था कि तुम अच्छे महक रहे हो।
तुम में से खुशबू अच्छी आ रही है, यू स्मेल नाइस, क्या लगाया भाई, ठीक है। तो फिर गलत हो गया ना यहाँ पे, ये तो गलत हो गया, तो इज एम आर आई एन जी हटाओ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओ, यू प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल कर दी, यू स्मेल नाइस। लेकिन अगले में देखो, द डॉग वॉज स्मेलिंग द पिलो, अब सही है, जो डॉग है पिलो को स्मेल कर रहा है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, अब सही है, कॉन्टिन्यूस टेंस। तो अभी ये छोटे छोटे डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं ना, है ना। हाँ, कि कब लगाना है और कब नहीं लगाना, इससे पहले तो जब मन करे तब लगा रहे थे भाई। सर खुद की स्मेल जानबूझकर स्मेलिंग होगा, हाँ अगर सूंघना है कुछ, एक्शन करना है, तो ऑफ कोर्स आपको इज एम आर आई एन जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अगर महकने की बात हो रही है तो नहीं लगाना है आपने, क्लियर। जैसे कि मैंने कहा, दिस डिश इज स्मेलिंग ऑफुल, मतलब बहुत गंदी बदबू आ रही है, ऑफुल। अब सही है, ये गलत हो गया ना। ये डिश कैसे सूंघ सकती है भाई, यहाँ सूंघने की बात ही नहीं है, महकने की बात हो रही है। इस गया, आईएनजी गया, डिश सिंगुलर है, तो क्या बोलेंगे, दिस डिश स्मेल्स ऑफुल। आई होप मेरा पॉइंट सबको समझ में आ रहा है। अगला आपके सामने बेटा अपीयर, क्या है जी, अपीयर। अपीयर का रियल मीनिंग बताओ, रियल मीनिंग। प्रतीत होना, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। प्रतीत होना, प्रतीत होने में छोटी ई की लगती है, बड़ी ई की लगती है, चलो जैसी भी लगती है, प्रतीत होना छोटी लगती है, चलो। लेकिन ये क्या उन एक्सेप्शंस में से है जिसमें कभी कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आ भी जाता है, हाँ जी सर, तो तब इसका मीनिंग बदलेगा, हाँ जी सर, तब इसका या तो मतलब होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना, ठीक है, टू कम आउट इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर होता है इसका मतलब प्रकाशित होना, क्या होना, प्रकाशित होना, पब्लिश होना मतलब। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा एग्जाम इज अपियरिंग टू बी डिफिकल्ट, एग्जाम डिफिकल्ट दिख रहा है, सीम्स लाइक डिफिकल्ट, है ना, प्रतीत हो रहा है। पेपर देखा भाई यार, बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर, तो तुक्के मार रहे हैं वहां पे ना, जय माता दी ए, जय माता दी बी कर रहे हैं वहां पे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इज एम आर और आई एन जी आपने हटा दिया भाई, एग्जाम सिंगुलर है, अपीयर्स आपने कर दिया, एग्जाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि वहां पे मीनिंग उसका प्रतीत होना है ना एक्चुअल में। जॉय इज अपीयरिंग हैप्पी दिस मॉर्निंग, वो खुश दिख रहा है इस मॉर्निंग, खुश दिख रहा है, खुश, अच्छा क्या हो गया भाई इतना खुश क्यों है, तो हंस हंस हंसी मिजाज उसमें दिख रही है हमें, मतलब खुश प्रतीत हो रहा है हमको, अच्छा दिख रहा है, हाँ नाश्ता करता दिख रहा है ना, चेरीफुल है बिल्कुल। तो उस केस में भी आप वही देखो ना, प्रतीत होने की बात हो रही है, तो इज एम आर आई एन जी गया तो अपीयर्स यहाँ पे आएगा, बोलूं हाँ। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में देखो, माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, सही है ये, हाँ जी सही है कि मेरी नई बुक नेक्स्ट मंथ पब्लिश हो रही है, इज पब्लिशिंग नेक्स्ट मंथ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस। और सिमिलरली आर्टिस्ट इज अपियरिंग ऑन द स्टेज, मतलब ही इज कमिंग ऑन द स्टेज, ये भी सही है। आई एम अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो वही प्रेजेंट होने की बात हो रही है ना, अपियर फॉर एग्जामिनेशन बोलते हैं हम लोग, जा रहे हैं ना, प्रेजेंट हो रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं हम लोग, वहां पे भी सही है। तो यहाँ नीचे वालों में कोई गलती नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रियल मीनिंग क्या होता है थिंक का, रियल मीनिंग पूछा है मैंने, यही तो दिक्कत है दोस्तों, सोचना होता ही नहीं है, समस्या ही तो यही है। आप देख रहे हो बारीक बारीक शब्दों के हमें नहीं पता है मीनिंग। थिंक का रियल मीनिंग होता है विचार रखना या विचार देना, टू गिव ओपिनियन। लेकिन जब इसमें आता है कॉन्टिन्यूस टेंस, तब इसका मतलब वो होता है जो आप बता रहे थे, किसी चीज की संभावनाओं पर विचार व्यक्त करना, मतलब सोचना, क्योंकि एक्शन हो रहा है, सोच रहे हो बाप। एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, अगर यहाँ पे इसका मतलब आप सोचना कर दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि एम थिंकिंग तो तभी होता है जब उसका मतलब सोचना होता है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं बन जाएगा कि मैं सोच रहा हूं तुम गलत हो, अच्छा
गलत तुम हो और सोच मैं रहा हूं। बहुत बढ़िया। अरे मुझे लगता है कि तुम गलत हो, मुझे लगता है कि तुम सही हो, मुझे लगता है कि तुम कर जाओगे, मुझे लगता है कि तुम नहीं। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग ओपिनियंस। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ सोचने की बात नहीं करनी है हमने। तो आई थिंक यू आर रॉन्ग बोलते ना ऐसा, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू विल पास द एग्जामिनेशन, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं हम फ्लो फ्लो में भी, अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो वही चीज यहीं पे आ रही है। अब ध्यान से देखो, एम हटाया, आई एन जी हटाया, आई थिंक यू आर रॉन्ग, आई थिंक यू आर राइट। जैसे ही इज थिंकिंग यू विल सक्सीड, अगर आप इसका मीनिंग ये निकाल दोगे कि वो सोच रहा है, तो ये मीनिंग निकलेगा कि वो सोच रहा है कि तुम कामयाब हो जाओगे। अच्छा, कामयाब होगा सोचिए, रहा इतना वेला है ये, जिंदगी में इतना खाली है भाई, टाइम है इसके पास। गलत हो गया। ही थिंक्स यू विल सक्सीड, ही थिंक्स यू विल फेल। लेकिन नीचे में देखो सोचना है, मैं नए बिजनेस को ओपन करने का सोच रहा हूं, टू कंसिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ समथिंग। अब है एक्शन, सोचना। आया समझ में कि नहीं आया? तो क्या यहाँ पे एम थिंकिंग सही है? हाँ जी। वो चंडीगढ़ जाने का सोच रहा है, एक्शन। कंसिडर, संभावनाओं पे विचार व्यक्त कर रहा हूं अपना, सोच रहा हूं मैं भाई। अब सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं बोलोगे मत बोलो। लास्ट है, उसके बाद फिर एक बार रिकैप लेके और फिर मिक्स क्वेश्चन की बौछार चलेगा। बताओ भाई, हैव का रियल मीनिंग क्या होता है दोस्तों? रियल, रियल मीनिंग पूछा है मैंने। गलत रोहन वो वाला भी। हैव का रियल मीनिंग होता है होना या रखना। ओन या पजेस। और इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस भी आता है, तब मीनिंग होता है खाना, पीना और समय व्यतीत करना। ईट, ड्रिंक और टू स्पेंड टाइम। एग्जाम्पल, मैंने कहा ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली, उसकी एक ग्रेट फैमिली हो रही है या है? आप बताओ चलो। एक्शन की इंफॉर्मेशन, उसकी एक ग्रेट फैमिली हो रही है, ये क्या बात बनी भाई? उसकी ग्रेट फैमिली है। तो अगर है तो एक बार पांचों फॉर्म बताना। ये पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म, ये तीसरी फॉर्म, ये चौथी फॉर्म और ये पांचवी फॉर्म। यस और नो? 1 2 3 4 5। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन कौन सा होता है? एक तो पहले वाला और एक पांचवे वाला। सिंगुलर हो तो पांचवे वाला और प्लूरल हो तो पहले वाला। तो आपने इज हटाया, आईएनजी हटाया, ही सिंगुलर है, तो ही हैज अ ग्रेट फैमिली। और हैज यहाँ मेन वर्ब है ना, अकेला आया हुआ, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पांचवी फॉर्म है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिखा हुआ ये सेंटेंस है ना, ही हैज अ ग्रेट फैमिली। मैंने कहा आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, कोई बात बनी कि मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं? ये क्या बात है भाई? मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। मेरे 3 बच्चे हैं, मतलब मेरे नहीं है भाई, एग्जाम्पल है कि मेरे 3 बच्चे। फिर से वही क्लिप मत काट लेना भी, ये वाली कहीं यूट्यूब पे पोस्ट कर दो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है यार। मेरे 3 बच्चे हैं, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इतने कॉन्फिडेंस से, भाई सामने वाला मान भी लेगा। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ बीच बीच में, ये भी क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे 3 बच्चे हैं भाई, देखो समझ रहे हो ना आप मेरा पॉइंट? तो वैसे ठीक है। तो एम गया, हैविंग गया, तो आई प्लूरल होता है। एम और वॉज में सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह प्लूरल होता है, तो फिर प्लूरल वर्ब लगा दी, आई हैव 3 चिल्ड्रन, ठीक है। चले, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने कहा आई एम हैविंग लंच, क्या ये ठीक है? हाँ, आई एम ईटिंग लंच का सेंस दे रहा है यहाँ पे। इस केस में कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है। ही इज हैविंग अ गुड टाइम दीज डेज आ सकता है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंस दे रहा है। समझ में आया? पक्का? जैसे मैंने कहा ही इज हैविंग अ ड्रिंक, ही इज हैविंग अ ड्रिंक, तो यहाँ पीने का सेंस आ रहा है। क्लियर? चले, है ना? चलो, अब आते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे। बहुत पढ़ा दिया भाई, तब से यही चल रहा है।
अभी खत्म ही नहीं हुआ है। लेकिन वही है ना, आराम आराम से पढ़ेंगे तभी वो चीज समझ में आएगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी बच्चों को। तो देखें भाई, एक बार रिकैप लेना है, फिर मैं मिक्स क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, ये बीच बीच में मुझे आपको थोड़ी सी फिरकी देनी पड़ती है, वरना तुम तो बोर ही हो जाओगे यार। नहीं हो जाओगे? ये तुम्हें जो इंटरेस्ट बन जाता है ना लैंग्वेज में, ये इसी वजह से बन जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे थोड़े थोड़े मजे ले लेता हूँ। ठीक है? और मैं ऐसे नहीं लेता हूँ, तुम मजे देते हो भाई, मैं क्या करूँ अब यार। तुम बातें बीच बीच में ऐसी कर देते हो, हंसी आ जाती है उसके ऊपर भाई, है ना। खैर, लेकिन एक बात है, हंसी मजाक में जब हम पढ़ते हैं तो क्लास का पता नहीं लगता है। अब आप देखो 50 मिनट हो चुके हैं, आइंस्टाइन की जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है बिल्कुल प्रूव होती है। इंटरेस्ट जनरेट होता है यार। देखो, हमेशा ये चीज हमें भी सिखाई गई है कि पढ़ाई को कभी बोझ ना बनाओ। मानते हैं इस चीज को? एजुकेशन विद ह्यूमर बहुत जरूरी है। ठीक है? सीखने और सिखाने के भी अलग अलग तरीके हैं। मानते हो इस चीज को? एंगेजमेंट, एक तो वैसे देखो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, आप सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, टीचर आपके सामने नहीं है, आप अपने घर में बैठे हैं। एक तो वैसे ही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं बनता है। लेकिन जब इस तरीके से एंगेजमेंट बनी रहे ना हमारी, तो अपने आप ही वो लर्निंग इंटरेस्टिंग लगने लगती है, पढ़ने का मन करता है। और टीचर का काम ही यही है कि आपके अंदर पढ़ने की चाह पैदा करे, है ना, आपके अंदर वो सीखने की चाह। और आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लैंग्वेज जितनी सिंपल हो सके मैं उतनी सिंपल बातें, वही जो आम बोलचाल की भाषा जो आप और हम यूज करते हैं घर में, आम बोलचाल के जो सेंटेंसेस हैं, जो सिचुएशन होती रहती है, उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाए वो पूरी तरीके से। वो बहुत टिपिकल शब्दों का यूज नहीं कर रहा हूँ। लोगों ने लैंग्वेज का मतलब पता नहीं क्या बना दिया, वो भारी भरकम शब्दों का यूज करना, वो टेक्निकल वर्ड्स का यूज करना, ये है वो है, बस उसी में किताबी उसमें डूबे हुए हैं पूरी तरीके से। ऐसे नहीं सीख सकते हैं। चलो, और सीख भी लोगे तो भूल जाओगे। लैंग्वेज ऐसी है, मरते दम तक अब आपके साथ रहेगी। आप ये मत सोचना कि आप ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो और आपका पेपर नहीं निकला तो ये क्लासेस खराब होगी। ये जितनी भी क्लासेस आपने इंग्लिश की पढ़ी हैं, ये घाटे का सौदा नहीं है, ध्यान रखना। ये बहुत फायदे का सौदा है, चाहे आपका पेपर निकले चाहे ना निकले, लैंग्वेज आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हर जगह आपका काम देगी, हर जगह आपको हेल्प देगी। ठीक है? चलो, तो अभी हम एक बार रिकैप ले रहे हैं भाई, एक बार रिकैप ले रहे हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन के साथ आई एन जी। ठीक है? फिर जाना कि ये स्ट्रक्चर यूज कहाँ होता है, ऐसे एक्शंस जो भी कंटिन्यू होते हैं मूवमेंट के अंदर। फिर जाना कि वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं, स्टेट वाली और एक्शन वाली। एक्शन फिजिकल एक्टिविटी बताती है, स्टेट इन्फॉर्मेशन बताती है, और जो इन्फॉर्मेशन बताती है उसके अंदर हम कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फिर सवाल ये था कि हम पहचानेंगे गुरुजी कैसे कि कौन कौन सी स्टेट वर्ब है, तो लिस्ट आपके सामने है, लव से लेकर हैव तक ये सारी की सारी स्टेट वर्ब्स है। किसी में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, लेकिन जो नीचे लिखी हुई है उनमें कभी कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आ भी जाता है, बशर्ते ये जब भी आता है उसका जो मीनिंग है वो तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। बोलो हाँ। फिर वन बाय वन हमने सबके बारे में बात की कि भाई सी के साथ जब कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता तो वो स्टेट वर्ब होती है, उसका मतलब होता है देखना, और जब आता है तो उसका मतलब होता है मिलना। हेयर के साथ जब कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, वो स्टेट वर्ब है, तो उसका मतलब होता है सुनना, और जब आता है तो मतलब होता है सुनवाई करना। टेस्ट भी एक स्टेट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है स्वाद, तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, जब आता है तो उसका मतलब होता है चखना। ना या ना, ना, चखना। ठीक है? स्मेल जब कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लेके आता, स्टेट वर्ब होती है, तो उसका मतलब होता है महकना, और जब आता है तो सूंघना। ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा ये हिंदी से हो रहा है, लेकिन वही है, दोनों मिक्सचर है, हिंदी और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का मिश्रण है ये जो हमने सीखा, क्योंकि इसके बिना ये सीखी जा ही नहीं सकते ये वाले पॉइंट्स। इसलिए इनमें थोड़ा सा मीनिंग भी देखना पड़ेगा आपको। अपीयर का रियल मीनिंग होता है सीम्स लाइक समथिंग, प्रतीत होना, सीम। ठीक है? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, लेकिन जब आता है तो उसका मतलब होता है पब्लिश होना, टू कम आउट, है ना, ये सारा मीनिंग होता है। थिंक का रियल मीनिंग होता है ओपिनियन देना, विचार रखना। कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, जब आता है तो उसका मतलब होता है टू कंसिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ समथिंग, किसी चीज की संभावनाओं पर अपना विचार व्यक्त करना। ठीक है? उसके बाद हैव का रियल मीनिंग होता है ओन या पोजेस, होना या रखना। कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, जब आता है तो उसका मतलब होता है ईट ड्रिंक स्पेंट। ये सुन लो, आगे चलें, अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर।
आर यू हियरिंग अ नॉइज, आवाज सुनने की बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, ये हटाया और ये हटाया, दोनों कॉन्टिन्यूस है ना, इज एम आर के साथ आईएनजी दोनों नहीं आएगा ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर चाहिए होगा ना हमको, है ना। इतना तो बात समझ में आ गई है आपको। ये तो अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हमें इंटेरोगेटिव चाहिए, वो क्या होता है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव। तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, डू आएगा। आगे सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या बनेगा, डू यू हेयर अ नॉइज, कंप्लीट ऐसा बनेगा, ध्यान रखना, सिर्फ हेयरिंग को हेयर नहीं करोगे, ठीक है, सिर्फ हेयरिंग को हेयर नहीं करोगे, दोनों चेंज करोगे ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा लगाना होता है। इट इज अपीयरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे दोस्त मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यहाँ पे अपीयर क्या सेंस दे रहा है, तो प्लॉट कर रहे हैं मेरे दोस्त मेरे अगेंस्ट, तो ये मीनिंग आ रहा है कि असीम और प्रतीत होने की बात हो रही है, नहीं आएगा मतलब। इट अपीयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, ये बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये उसका नेगेटिव होता है। तो आपने नोट किया यहाँ पे कि तुम बड़े प्यारे हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं, स्टेट वर्ब है, तो नोट भी लगा हुआ है, तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर, आई प्लूरल होता है तो क्या लगाएंगे, डू, आगे नोट आया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट लव यू, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट लव यू, यस और नो। I don't think it is the right time to bring this topic up since they have dinner at यहाँ पे have वो वाला सेंस दे रहा है अब, खाने पीने का, तो उसमें तो continuous tense लगाते हैं, they are having dinner, they are having का मतलब they are eating ही है यहाँ पे, ठीक है, they are having dinner continuous tense लगाओगे। देखो ये वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले दिखाया था, ध्यान से देखना इसको। आफ्टर हिज लास्ट स्विम ही डज नॉट हेयर वेल, ये तो ठीक लिखा हुआ है, सुनने की बात भी हो रही है और कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव देखो, गलती है यहाँ पे, उसके लास्ट स्विम के बाद उसको ढंग से भी सुनाई नहीं दे रहा है यार, तो मैं सोच रहा हूँ उसे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊं, यहाँ ओपिनियन नहीं दे रहा है, यहाँ किसी चीज की पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहा है कि ले जाऊंगा ठीक हो जाएगा। तो जब ओपिनियन नहीं देना है, पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना है। I am thinking to take him to an ENT specialist. ENT मतलब ईयर नोज और थ्रोट, आंख नाक कान का डॉक्टर। उसको बड़ा मजा आता है इस पूरे प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस, पहले प्रोक्योर करना, फिर प्रिपेयर करना, फिर कुक करना और फिर सर्व करना, किसको, फूड को। प्रोक्योर का क्या मतलब होता है, लेके आना, सबसे पहले सब्जी लेके आओगे या कोई इंग्रेडिएंट लेके आओगे, प्रोक्योर करोगे, ऑब्टेन करोगे पहले, फिर प्रिपेयर करोगे उसे, फिर कुक करोगे और तभी तो सर्व करोगे, यही प्रोसेस चलता है। तो इस पूरे प्रोसेस में मजा आता है। और वो अनुभवी शेफ है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसकी जो डिशेज हैं वो स्मेल करती हैं और टेस्ट करती हैं सेवरली, सेवरली का मतलब डिलीशियसली। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है सूंघने और चखने का सेंस नहीं है,
उसकी जो डिशेज हैं वो बहुत अच्छा महकती हैं और उनका स्वाद बहुत अच्छा है ना। वो कॉन्टिन्यूस टेंस वाला नहीं आना है। यस और नो? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं चाहिए हमको यहाँ पे, क्योंकि हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई वो डेक्स्ट्रस शेफ है तो उसकी जो डिशेज है बहुत अच्छा उसमें से स्मेल आते, मतलब महकती हैं और बहुत अच्छा स्वाद देती हैं, ये वाला सेंस देना है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखा हुआ तो गलत है, क्योंकि जब इज एम आर के साथ आईएनजी आता है तो उसका मतलब तो सूंघना होता है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो उसकी डिशेज अच्छा सूंघती है, सूंघना सेंस होता है, या टेस्ट करना चखना होता है, उसकी डिशेज अच्छा चखती है, कोई सेंस थोड़ी आ रहा है। महकने का सेंस देना है ना, अच्छी सुगंध का सेंस देना था, अच्छे स्वाद का सेंस देना था, इसका सेंस देना था। दूसरा, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एंड के दोनों तरफ पैरेललिज्म भी मेंटेन होना चाहिए। अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट होगी ना भाई, और इधर आईएनजी है तो इधर भी आईएनजी होगी, ये भी तो देखो ना। अब इधर तो आपने आर लिख दिया, इधर आईएनजी लगा दी, इधर तो लगाया नहीं। नहीं समझे मेरी बात? क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? हर तरीके से गलत है ये सेंटेंस। अब आर लगा दिया, स्मेलिंग भी लगा दिया, टेस्टिंग भी लगा दिया, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दिया। अब सही तो कर दिया, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए ही नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस जब भी होता है तो स्मेल का मतलब होता है सूंघना और इसका मतलब होता है चखना। तो डिशेज कैसे सूंघ सकती है और डिशेज कैसे चख सकती हैं? ये पास्ट में चला गया, स्मेल्ड और टेस्टेड, लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट में है, देखो एंजॉयज इज, तो पास्ट में नहीं कर सकते। हाँ ये सही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया हुआ है, लेकिन ये गलत है, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आता है, आर के साथ तो आईएनजी आता है, गलत हो गया। तो सिर्फ सी आंसर है। समझ में आया सबको? नहीं आया कि क्या हुआ? हर डिशेज स्मेल टेस्ट एंड सिवियरली। अच्छा, अगर यहाँ पे एंजॉयड होता और यहाँ वोज होता तो आंसर सी की जगह फिर बी हो जाता। ध्यान रखना इस चीज को। हाँ, फिर जैसा देश वैसा भेष अभी प्रेजेंट में चल रहा है तो फिर हम यही लगाएंगे। क्लियर है? इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। पूरा 1 घंटा लग गया भाई साहब, लेकिन कोशिश की कि मैं जिस हद तक जा सकता हूँ वहां तक जाऊं, कुछ छूट ना जाए। बाकी तो आप जाने भाई। तो कैसा रहा सेशन? बढ़िया। तो अब तो हमारी मुलाकात होगी दिवाली वाले दिन ही, मंडे को है ना दिवाली। कल और परसों की तो छुट्टी है, तो मेरी तरफ से दिवाली की वैसे शुभकामनाएं। दिवाली की छुट्टी नहीं है भाई, सुबह तो क्लास होगी। ऑनलाइन है ये, ऑफलाइन थोड़ी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। दिवाली गिफ्ट मिलेगा, मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी। हम बहुत अच्छा कुछ शुरू करने जा रहे हैं अभी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज एक बहुत शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना? मिलेगी मिलेगी। और जिसकी क्लास अगर मंडे को स्किप हो जाती है दिवाली वाले दिन, तो भाई वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन क्लास होगी। ठीक है? क्लास को मिस नहीं कर सकते, क्लास चलेगी। मिस इन द सेंस कि मॉर्निंग में कोई ज्यादा काम थोड़ी होगा यार, है ना? क्या काम होगा मॉर्निंग में? इवनिंग में है ना जो भी काम है। आप सफाई सफाई करनी है, घर के काम होते हैं, वो अलग बात है, तो आप करो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा लूंगा। और रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में अपनी, है ना? हाँ, 10 1 घंटे की तो क्लास है, आ जाना, क्या हो गया, कुछ वो थोड़ी है। विश्वजीत कह रहे मेरा भी रिप्लाई कर दो। मैंने किसका रिप्लाई किया अभी? किसका नाम लेके, किसकी इंडिविजुअल बात करके? कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है कि सर बस हमारी बात का रिप्लाई नहीं करते, बाकी सबका करते। नहीं, ये बाकी बच्चे मेरे चाचा के लड़के हैं, ये जो लड़कियां पढ़ रही हैं मेरी बुआ की लड़कियां हैं क्या? हैं? ये मेरी मासी के बच्चे हैं क्या? कमाल है भाई, रैंडमली जिसका डाउट नजर में आ जाता है पढ़ लेते हैं। इतने सारे डाउट है, इतने सारे कमेंट्स होते हैं, ऊपर चल जाते हैं। पता नहीं इतना ज्यादा क्यों अपने आप से लगाव है, मेरा ही नहीं कर रहा है बस, बाकी सबका हो रहा है। इन्हीं ये मुझे अलग से पेटीएम करते हैं अपना डाउट पढ़वाने के लिए। इनको मैंने गूगल पे दे रखा भाई। कमाल है, नादान बच्चे हैं, नादान। प्रैक्टिस कहाँ से करे? कल ही बताया था ईशा जी, आपने सुना नहीं लगता है। 200 क्वेश्चन वाली शीट बताई थी कुछ, आप आए नहीं थे लगता है। बताया था कि नहीं बताया था? इट्स हाई टाइम यू स्टडीड नाउ, इट्स टाइम टू स्टडी नाउ, और इट्स हाई टाइम फॉर अस टू स्टडी नाउ। सारे ही सही हैं एकदम, किसी में भी कोई गलती नहीं है, सबका सेम मीनिंग है। नैन्सी जी, ठीक है?
सर आपने भेजी नहीं पीडीएफ, बेटा आप चेक करोगे तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी पड़ी है पीडीएफ। चेक किया आपने कि नहीं की है? बोलो जरा, लो अभी भिजवा देते हैं, आपके पास नहीं आई है तो फिर आप चेक क्यों नहीं करते हो, एक बात बताओ। चलो टेलीग्राम ऑन करो, ये पीछे डेट में जाओगे तो ऐसी कोई चीज है जो टेलीग्राम पे ना पड़ी हो? ढूंढने वाले की नजर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं बोलोगे? लो भाई पहुंच गई है 200 क्वेश्चन की शीट। इरेगुलर वर्ब्स श्रेयस सर्च कर लो ना यार, सर्च करके मुझे भी दे दो, मैं फिर से भूल गया उसको। आ गई, आ गई शीट प्रैक्टिस के लिए। एक्सक्यूज मी। तो वाइंड अप करें फिर? अरे लो विश्वजीत से ही बात करते हैं यार, ये बच्चा परेशान हो रहा है, हैंड रेज करते हैं। चलो हेलो सर। हाँ जी सर नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? सर तो अच्छा हूँ, आप कैसे? हाँ मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे? क्या 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 बोल के काटा भाई कॉल? कुछ आवाज से नहीं आई, गाली गुली तो नहीं देती भाई। मेरा भी सपना है, क्या सपना है, सर के साथ एक दिन बात करेंगे। कॉल कट गई यार, डर तो नहीं है? दोबारा रेज किया है क्या? दोबारा इनवाइट किया है, चलो। कॉल लगा हुआ है अभी भी। रौनक को इनवाइट कर रहा हूं मैं। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज? सर आ रही है। हेलो, आ गुड रही है? मॉर्निंग सर। बताइए क्या सवाल है। हाँ जी मॉर्निंग, बताइए। एक महीने ही हुआ है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। इसी साल ही मेरा ग्रेजुएशन ओके कंप्लीट हुआ है। तो सर मैं ओके, समझ नहीं किस पा रहा चीज हूँ में कैसे किया है तैयारी करूँ। ग्रेजुएशन? सर बीटेक में ग्रेजुएशन किया किस चीज में किया है? है, बीटेक बीटेक में। में? कहाँ से? सर त्रिपुरा, अगरतला से। त्रिपुरा से। ओके, कौन सा स्ट्रीम था? सर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस था। तो अभी क्या इशू आ रहा है आपको मेन? सर इशू वही आ रहा है, मैं सर समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे तैयारी करूँ। अभी 10 दिन हुआ है, मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है। अच्छा कैसे ओके। पढ़ाई आगे ले जाऊँ, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। ओके, तो आपने अभी ये जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ इसको डे 1 से देख रहे हो, इस वाले कोर्स को? मैं स्टार्ट किया था 5 दिन बाद से, मैंने पहले की देख लिया था। अच्छा देख लिया था, मतलब शुरू से देखा है सब कुछ, जो हाँ मैंने हाँ हाँ इनिशियल जो वोकैबलरी रीडिंग वो सब बताया था, वो क्लासेस देख ली हैं आपने? हाँ हाँ। देख ली है। तो अभी मेन क्या मतलब गाइडेंस, मतलब किस चीज के स्पेसिफिक बताओ, कुछ किस चीज के रिगार्डिंग चाहिए, मतलब क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, एग्जैक्ट बताओ कुछ। सर दिक्कत मतलब मेरे को डर लगा है कि कैसे, अभी जैसे सर सिर्फ वीडियो देख रहा हूँ और आप हम्म जो पढ़ाते हैं वो उसी को ही सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ। हम्म। ऐसे क्या चल जाएगा, और फिर या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। कितना टाइम अभी है आपके पास तैयारी के लिए? फुल टाइम। फुल टाइम है? हाँ सर। आप आपकी आवाज बहुत कट रही है, थोड़ा तेज बोलो, क्या कह रहे हो? सर फुल टाइम है, 24 घंटे ही है। फुल टाइम है? नहीं, फुल टाइम का मतलब ये नहीं कि अभी 6 महीना साल, इसमें पूछ रहा हूँ ये टाइम है आपके पास अच्छा। अभी तैयारी करने का? है, ओके ओके। अभी अभी बीटेक तो कंप्लीट किया है ना नहीं आपने? नहीं नहीं, टाइम तो मतलब उतना ही था कि ज़्यादा टाइम लग जाए नौकरी लगने में। हाँ ज्यादा अभी वही है, देखो डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा है। अब इंग्लिश पहले कभी पढ़ी है आपने पहले वैसे? पहले तो ग्रामर तो बहुत क्लास 9, 12, 11 में पढ़ा था। हम्म। उसके बाद तो हम्म। कभी नहीं। देखो जो अभी आप डर लगने की बात बोल रहे हो कि होगा कैसे नहीं होगा, ये ना तैयारी के एटलीस्ट आपको 3 महीने 4 महीने बाद चीजें समझ में आने लगेंगी।
अभी पहले के जो 1 2 3 महीने होते हैं ना, उस टाइम पे जितने भी बिगिनर्स होते हैं ना, सबको ये डाउट रहता है कैसे शुरू करूं, कैसे बनाऊं, टाइम टेबल कैसे सेट करूं, कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कौन सा ना पढूं, कौन से उस पहले अच्छे करूं, प्रैक्टिस कहाँ से करूं। तो अभी आप सारे सब्जेक्ट्स की पहले क्लासेस देखो 1 by 1 करके, क्वांट्स की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, और साथ साथ जनरल अवेयरनेस भी 1 2 बार नजर घुमा लो। अभी आप 1 2 महीना पहले अच्छे से एब्जॉर्ब करो चीजों को, ऑब्जर्व भी करो, साथ साथ जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे कंज्यूम करो, चीजें ऑब्जर्व करो कि टीचर्स क्या बता रहे हैं। अभी ज्यादा बहुत एडवांस पे जाने की कोशिश मत करो, अभी बस सुनते जाओ चीजों को, ठीक है। कुछ टाइम ऐसा हो जाएगा, 2 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको ऐसा फील होने लगेगा हाँ मुझे अब चीजें क्लियर हो गई हैं, क्योंकि आपने 10 दिन हुआ सब्सक्रिप्शन लिए, तो 10 दिन में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तो अनअकैडमी कैसे यूज करते हैं ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ सर। बेसिकली अभी आप 1 2 महीना दो पहले टीचर्स जिससे आप पढ़ रहे हो उन एक टीचर सेलेक्ट कर लो, ज्यादा टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा वीक है, किसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, किसमें कम लगेगा। तो जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, जिसमें कम टाइम लगेगा उसके ऊपर मेहनत थोड़ी सी कम कर दो, क्योंकि पहले वीकेस्ट सब्जेक्ट को थोड़ा सा एवरेज तो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तो वीक को बिल्कुल वीक छोड़ दें। सारे सब्जेक्ट्स को आपको एवरेज लेके चलना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। तो वो कुछ टाइम बाद ही आपको पता लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी आप क्लासेस देखो, बस रिवीजन कर रहे हो अच्छी बात है, रिवाइज कर लो, नोट्स बना सकते हो तो बना लो, अदरवाइज जितना हो सकता है बस ऑब्जर्व करो, टीचर की गाइडेंस को कंज्यूम करो, सुनते जाओ सुनते जाओ। 1 2 महीने बाद जाके डिसाइड करना कि कैसे मुझे अपना टाइम टेबल बनाना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इंग्लिश के रिगार्डिंग बाकी मैं बता सकता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, वो जो पहली दूसरी क्लास बताई हुई है जिसमें रीडिंग और वोकैब के हाँ बारे हाँ। में बताया हुआ है। तो आप उन बातों को दिन में 15 15 मिनट भी, 20 20 मिनट भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना, तो अपने आप आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी आगे चल के और भी बहुत सारी बातें इंग्लिश के रिगार्डिंग जो कि बताएंगे, अभी तो कोर्स शुरू हुआ है, 10 दिन हुए हैं, है ना। तो अभी हाँ एकदम से सब कुछ बता भी नहीं सकते हैं, और सब कुछ बता देंगे तो बच्चा और परेशान हो जाएगा। अभी हमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है जितनी बच्चे को डाइजेस्ट हो। तो अभी धीरे धीरे करके और भी बहुत सारी बातें आएंगी जो कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगी। सिमिलरली क्वांट्स वाले टीचर भी आपको भी और बातें होंगी, एक ही दिन में सारी बातें नहीं बता सकते, एकदम से सब कुछ बता देंगे तो वो ओवरलोड हो जाएंगी चीजें, तो आपका तैयारी करने का मन ही नहीं करेगा। तो वो धीरे धीरे करके आएंगी चीजें, ठीक है। निश्चिंत रहो, अभी 1 1.5 महीना दो, पहले कंज्यूम करो, फिर आप बताना मुझे क्या थोड़ा सा समझ में आया, फिर मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, ओके ओके ओके, बाय। हाँ जी, भैंस बोल रही है पीछे, हाँ यार, गाय भैंस की आवाज तो आ ही रही थी। मतलब यार बच्चे देख लो कितने दूर दराज इलाके से पढ़ते हैं यार, मैं तो मतलब कभी कभी ये सोचता हूँ, है ना। हाँ, वो भी इंग्लिश पढ़ रही है क्या? मैं भी पढ़ूंगी, तरुण सर की क्लास देखूंगी, है। चलो, तो आज फिर पढ़ा दे। काउ इज ए यूजफुल एनिमल है। और मेरी बात हो रही है यार, अन अकेडमी में भी है, भाईसन सोच रही है। चलो, भैंस का पीओ में सिलेक्शन करेंगे। नहीं, लेकिन मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है यार, बच्चे मतलब कितने दूर दराज इलाकों से, है ना, मतलब पढ़ रहे हैं और एफर्ट डाल रहे हैं। कहाँ कहाँ तक हम त्रिपुरा अगरतला कहाँ पहुंच गए यार हम, मतलब मैं सच बताऊं आपको, बस अभी वाइंड अप कर रहे हैं सेशन को, कि मेरे पड़ोस वाले तो ये सोचते हैं भाई ये कुछ करता है काम धंधा की नहीं करता है, कि मतलब ये सारा दिन घर पे रहता है भाई, निठल्ला पड़ा रहता है। क्योंकि निक्कर और टी शर्ट में घूमते रहते हैं, उनको लगता है ये कोई काम धंधा नहीं करता है, ये घर में ऐसे ही घूमता रहता है। अब उनको क्या पता कि अंदर कहाँ तक भारत के कौन कौन से कोने तक पहुंचा हुआ हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल से लेकर इधर तमिलनाडु से लेकर बच्चे इधर जम्मू तक के बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, है ना। और मैं भी कुछ बताता नहीं एक आधे को। चलो, खैर। और आपको पता है यूट्यूब पे तो भाई अंग्रेजी, कहाँ अंग्रेजी सब्जेक्ट ऐसा है, पाकिस्तान में बच्चे फैन है भाई अपने। सच बता रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान में जो बच्चे हैं ना, मतलब पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, मतलब इतने कमेंट्स आते, इतने कमेंट्स, इतने कमेंट्स जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ। तो मतलब ये देख लो कि भाई पाकिस्तान भी आबाद हो रहा है अंग्रेजी पढ़ पढ़ के भाई, है। एक दो बार तो मुझे मैसेज आता है कि एक बच्चा है चाइना में बैठा हुआ है, इंडिया का है, जॉब कर रहा है, तो उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना था जो पाकिस्तान में होता है। जैसे यहाँ पे आईएएस आईपीएस यूपीएससी होता है ना, तो वहां पे भी कोई एग्जाम होता है। तो वो चाइना में जॉब करता है, बीजिंग में। तो आया, कहता है सर पाकिस्तान में जो वो सिविल सर्विस वाले एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपकी इंग्लिश की क्लासेस देखता हूँ।
तो इंस्टा पे मैसेज आते रहते हैं। एक कोई लड़की थी भाई, शादीशुदा है, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, वो कहती है मैं जनरल अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपकी इंग्लिश की क्लासेस देखती हूँ, ऑल्दो मेरी अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लेकिन मुझे ना टेक्निकल चीजें सीखनी है। तो मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं मुझे, तो मतलब हम सोचते हैं यार ठीक है यार, चलो कहीं तक तो पहुंच पा रहे हैं भारत के बाहर भी। हाँ क्या पाकिस्तान वाले पढ़ते हैं क्या? पता नहीं भाई, मैसेज तो आते हैं यार। चलो, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए गुड बाय, टेक केयर।